हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक हार्दिक बधाई। और आपको चैत्र नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक बधाई। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं, पावर सिस्टम का थोड़ा रिवीजन करते हैं। पावर सिस्टम का क्या है, रिवीजन करते हैं। ठीक, तो अगर इस क्लास में कुछ हो जाएगा, मतलब जितना इस क्लास में हो जाएगा वो ठीक रहेगा। इसके बाद अगर नहीं हो पाएगा पूरा तो नेक्स्ट क्लास में भी करवाएंगे। तो सिंपल हम स्टार्ट करते हैं, टाइम खराब ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं पावर सिस्टम का रिवीजन। जल्दी से जल्दी रिवीजन करेंगे जितना ज़्यादा कंटेंट हो सकेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि जो हमारे फॉल्ट होते हैं वो दो कितने प्रकार के होते हैं। देखिए ये फॉल्ट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, आपको पता है कि दो प्रकार के होते हैं। एक तो सिमेट्री होते हैं, सिमेट्री फॉल्ट होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, एक सिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं और दूसरे होते हैं अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल फॉल्ट और दूसरे होते हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। अब आपको सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल पता होने चाहिए क्या होते हैं। जो थ्री फेस फॉल्ट होते हैं वो सिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं। यहां इसको बोल सकते हैं थ्री फेस फॉल्ट, थ्री फेस फॉल्ट, ठीक है। और इसको हम इसमें जो थ्री फेस फॉल्ट में आते हैं, जो डबल एल ट्रिपल एल जी मीन्स थ्री फेस, मतलब देखो पहला आता है ट्रिपल एल, मतलब तीनों फेस हैं। आर वाई वी तीनों, ट्रिपल एल मतलब तीन फेस रहेंगे उसमें। और अगर तीन फेस के साथ आपका ग्राउंड भी आता है उसको भी हम क्या बोलते, तीन फेस है और ग्राउंड है तो ट्रिपल एल जी बोलेंगे इसको, ट्रिपल एल। तो इसको इनको और क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फॉल्ट भी बोलते हैं, बैलेंस्ड फॉल्ट, बैलेंस्ड फॉल्ट। तो आप सिंपल समझिए कि सिमेट्रिकल फॉल्ट कौन कौन से होते हैं, ट्रिपल एल और ट्रिपल एल जी, मतलब थ्री फेस फॉल्ट बोल सकते हैं इनको, या बैलेंस्ड फॉल्ट बोल सकते हो। बाकी जो हमारे आते हैं इसमें अनसिमेट्रिकल को अनबैलेंस्ड फॉल्ट बोलेंगे, क्योंकि ये बैलेंस्ड है तो ये हो जाएगा अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड फॉल्ट। अब अनबैलेंस्ड फॉल्ट में कौन कौन से फॉल्ट आते हैं वो आपको पता चल गया होगा कि जो बाकी बचते हैं, जैसे हमारा एल जी मतलब एक फेज और ग्राउंड, दूसरा होता है डबल एल मतलब दोनों फेस ही हों केवल, और एक हो सकता है कंडीशन कि दोनों फेस होंगे और ग्राउंड होगा। तो तीनों कंडीशन ले ली, एक तो हमारा सिंगल फेस है उसमें ग्राउंड हो गया तो हो जाएगा एल जी फॉल्ट। और दोनों फॉल्ट, दोनों फेस की में अगर फॉल्ट हो जाएगा तो डबल एल फॉल्ट हो जाएगा। और दो फेस हैं और एक ग्राउंड है, इसके बीच में अगर फॉल्ट होगा तो आपका डबल एल जी। ऐसे ही इसमें तीनों फेस हैं और ग्राउंड है तो ट्रिपल एल जी हो जाएगा। और केवल तीनों फेसों के बीच में अगर फॉल्ट होता है आपका तो क्या हो जाएगा, ट्रिपल एल फॉल्ट हो जाएगा। अब हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा फॉल्ट होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट होता है वो होता है हमारा एल जी फॉल्ट। तो यहाँ लिख सकते हैं मोस्ट फ्रिक्वेंट फॉल्ट, मतलब सबसे ज़्यादा होने वाला। मोस्ट फ्रिक्वेंट, फ्रिक्वेंट मीन्स जो बार बार होता है, मोस्ट फ्रिक्वेंट फॉल्ट। जो मोस्ट फ्रिक्वेंट फॉल्ट होता है वो होता है एल जी फॉल्ट। आपका एक मतलब सिंगल फेज और ग्राउंड हो जाए तो सिंपल क्या हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली एग्जाम में आते हुए हैं आए हुए हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट फ्रिक्वेंट फॉल्ट क्या है, आपका एल जी फॉल्ट है। अगर लीस्ट जो सबसे कम हमारा फॉल्ट होता है वो होता है थ्री फेज फॉल्ट। मतलब ये दोनों फॉल्ट जो है ट्रिपल एल और ट्रिपल एल जी मतलब थ्री फेज फॉल्ट होते हैं या बैलेंस्ड फॉल्ट होते हैं, वो सबसे कम होते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे बाई चांस होता है कि तीनों फेज एक साथ मिल जाए और ग्राउंड भी मिल जाए, या फिर तीनों फेज एक साथ मिल जाए, ठीक है। तो ये क्या होता है, लीस्ट फ्रिक्वेंट मतलब सबसे कम होने वाला फॉल्ट, लीस्ट फ्रिक्वेंट फॉल्ट। तो ये क्या है हमारा, ये बोल सकते ट्रिपल एल और ट्रिपल एल जी, या बोल सकते डायरेक्टली थ्री फेस फॉल्ट। थ्री फेस फॉल्ट या बैलेंस्ड फॉल्ट या सिमेट्रिकल फॉल्ट हमारे क्या होते हैं, लीस्ट सबसे कम हमारे होते हैं। अगर इसके आगे देखा जाए तो सबसे खतरनाक कौन से होते हैं और सबसे कम खतरनाक कौन सा होता है, कि अगर सीवियर बोला जाए और नॉन सीवियर कि जो सीवियर लीस्ट सीवियर बोला जाए तो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं मोस्ट। तो मोस्ट सीवियर जो होते हैं आपके, तो सिंपल जो मोस्ट सीवियर होते हैं, सिंपल यहाँ लिखते हैं मोस्ट सीवियर जो होते हैं वो कौन से होते हैं आपके, जो या मोस्ट सीवियर को आप खतरनाक भी लिख, मतलब जो ज़्यादा लॉस होता है जिनकी वजह से ज़्यादा खतरा महसूस होता है, तो सीवियर देखो लिख सकते हैं यहाँ पर मोस्ट सीवियर, ठीक है। मोस्ट सीवियर कौन से होते हैं आपके, थ्री फेस फॉल्ट, थ्री फेस फॉल्ट। और जो आपके लीस्ट होते हैं, लीस्ट सीवियर होते हैं आपके, लीस्ट सीवियर होते हैं आपके, वो कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके एल जी फॉल्ट,
LG फॉल्ट आपका कम खतरनाक होता है। सिंपल, ये तो हमने देखा कौन सा कम होता है, कौन सा ज़्यादा होता है, कौन सा सिमेट्रिकल, कौन सा अनसिमेट्रिकल, कौन सा कम खतरनाक, कौन सा ज़्यादा, या सीवियर बोल सकते हैं, नॉन सीवियर, मोस्ट लीस्ट सीवियर। ठीक है, अब फॉल्ट में कुछ चीज़ें और आती हैं, वो देखते हैं हम। अगर अगर इस टाइप से लिख लिया जाए कि सीवियरिटी कि कौन सा कम खतरनाक कौन सा ज़्यादा, तो एक हम इस टाइप से बना सकते हैं। देखिए LG सबसे कम खतरनाक कौन सा, अगर हम देखा जाए कि एक ऑर्डर बनाते हैं, एक क्रम बनाते हैं, कौन सा सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा कम खतरनाक, तो हमें पता है कौन कौन से फॉल्ट होते हैं। देखो LG होता है, फिर इसके बाद L होता है, फिर होता है डबल LG, इसके बाद होता है, देखो इसके बाद क्या होता है, ट्रिपल L, फिर होता है ट्रिपल LG। अगर आप देखें कि अगर आप इस तरफ से देखें सबसे कम खतरनाक फॉल्ट कौन सा है, तो अगर ये ऑर्डर आप देखें, अगर इसमें बढ़ते जाएं, यहाँ से बढ़ते जाएं, तो आपका खतरा बढ़ता जाएगा। देखो, अगर आपको खतरा बढ़ाना है कि फॉल्ट में सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा है, तो सबसे कम ए खतरनाक है, उससे थोड़ा आगे चलेंगे तो उससे ज़्यादा थोड़ा ए, फिर और खतरनाक, फिर और सबसे ज़्यादा कौन से, थ्री फेज फॉल्ट हमारे सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो एक क्रम हो गया, अगर बढ़ते हुए जाएंगे आप तो आपको खतरा इसका बढ़ता हुआ जाएगा, और घटते हुए आएंगे तो खतरा घटता हुआ जाएगा। मतलब यही है कि ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं दोनों, और ये सबसे कम, लेकिन इससे ज़्यादा खतरनाक ए होता है, इससे ज़्यादा ए होता है, इससे ज़्यादा ए, तो मतलब ये क्रम है ज़्यादा खतरनाक होने का। ठीक है, अब अगर आप फ्रिक्वेंटली देखें कौन सा ज़्यादा होता है कौन सा कम, तो आपको इस साइड से चलना पड़ेगा। ट्रिपल LG सबसे कम होता है, फिर उसके बाद इससे कम जे, मतलब देखो ट्रिपल LG सबसे कम, थोड़ा उससे ज़्यादा ये होता है, फिर इससे ज़्यादा जे फॉल्ट होता है, इससे ज़्यादा ए, और सबसे ज़्यादा होता है हमारा LG फॉल्ट। मीन्स सबसे ज़्यादा बार कौन सा होता है, हमारा LG फॉल्ट होता है। अगर इसके हम आगे चलें कि हमारा आता है, अगर आपको आगे चलते हैं इसके, अगर आपको बताया जाए फेरांटी इफेक्ट, तो आप जानते हैं फेरांटी इफेक्ट क्या होता है। देखिए यहाँ पर इसको इरेज करते हैं, मिटाते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट रिवाइज करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, अगर हम देखें फेरांटी इफेक्ट क्या है हमारा, तो यहाँ पर क्या है, फेरांटी इफेक्ट। ठीक है, फेरांटी इफेक्ट क्या होता है आपको पता है, सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन आता है फेरांटी इफेक्ट का, और इसको कम कैसे करते हैं, क्या क्या हम लगाते हैं। ठीक है, तो फेरांटी इफेक्ट में आप समझ सकते हैं, जब हमारा सप्लाई वोल्टेज, अगर हम सप्लाई वोल्टेज जो दे रहे हैं, जो हम अपना सप्लाई दे रहे हैं, और वो हमारा रिसीविंग से कम रहे, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जब हमारा रिसीविंग वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा हो जाए। मतलब यही है कि हम दे रहे हैं 230 वोल्ट, लेकिन हमारे लोड के पास कितना पहुंच रहा है, 250 वोल्ट या 300 वोल्ट पहुंच रहा। तो ये क्या हो जाएगा, जितना हम दे रहे हैं तो वो तो हमारा सप्लाई वोल्टेज हो जाएगा, लेकिन इसके पास रिसीविंग वाला, मतलब हमारा जब रिसीविंग वोल्टेज जो लोड के पास पहुंच रहा है, वो हमारे सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए। तो देखो यहाँ पर हम सप्लाई दे रहे हैं 230, लेकिन उसके पास पहुंच रहा 300 वोल्ट, तो हमारा इक्विपमेंट तो खराब होने का खतरा रहेगा। तो इसी इफेक्ट को बोलते हैं हम फेरांटी इफेक्ट। जब हम हमारा सप्लाई वोल्टेज रिसीविंग वोल्टेज से कम रहे, मतलब हमारा रिसीविंग वोल्टेज बढ़ जाए, जितना अगर हम दे रहे हैं 230 और पहुंच रहा 300 वोल्ट, तो हमारा जो इक्विपमेंट 230 के हिसाब से दे रहे हैं हम उनको, लेकिन उसके पास ज़्यादा पहुंच रहा है, तो खराब होने का उनको खतरा रहेगा। लेकिन एक कंडीशन जो फेरांटी इफेक्ट की कंडीशन होती है, वो और मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में होती है, ओनली मीडियम की जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, मीडियम, ये भी बताएंगे कौन मीडियम कहलाती है कौन लॉन्ग। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन जो ये होती है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में होता है ये हमारा इफेक्ट। ठीक है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। और इफेक्ट क्या होता है, जब हमारा रिसीविंग वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज से बहुत ज़्यादा हो जाए, या ऐसे रिसीविंग वोल्टेज ग्रेटर देन सप्लाई वोल्टेज, रिसीविंग वोल्टेज जो हमारे लोड के पास पहुंच रहा है वो वोल्टेज ज़्यादा हो जाए सप्लाई वोल्टेज से, तो हमारा क्या होता है, फेरांटी इफेक्ट होता है। फेरांटी इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल एक और इसमें वो होता है कि ये किस लोड पर होता है। तो सिंपल है, जब लाइट लोड, बहुत छोटा लोड लगा हो, ए लाइट लोड यहाँ लिख सकते हैं, बहुत कम लोड हो, मतलब कुछ ही चीज़ें चल रही हो उस पर, ज़्यादा उस पर लोड ना हो, कम लोड हो, या फिर बोल सकते कोई भी लोड ना हो, कोई लगा ही नहीं है लोड, नो लोड पर ही ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है, और लाइट लोड पर हल्का लोड लगा हो कोई भी, ठीक है, छोटा ज़्यादा बड़ा लोड ना लगा हो, कम वाट का लगा हो, तो वो लाइट लोड पे देखने मिल जाएगा, और नो लोड पर। लेकिन वो लोड किस हिसाब से रहेगा, मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के हिसाब से रहेगा। ठीक है, अब देखिए आप, ये मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में होता है, और जब आपका सप्लाई वोल्टेज कम रहता है रिसीविंग से, मतलब जो हम दे रहे हैं वो कम है, जहाँ हम भेजना है वहाँ पर ज़्यादा पहुँच रहा,
तो यही है कि जो रिसीविंग एंड का वोल्टेज अब सप्लाई एंड की सप्लाई वोल्टेज से क्या हो जाएगा, ज़्यादा रहेगा, तो हमारा फेरांट इफेक्ट देखने को मिलता है। अब बात आती है कि आप फेरांट इफेक्ट को कम कैसे कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि जब हमारा जो लाइन है, यहाँ पर बना सकते हैं हम डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमने वोल्टेज दिया है, ठीक, यहाँ पर वोल्टेज दिया हमने और सीधा हम लोड पे पहुँचते हैं। यहाँ पर हमारा ये वोल्टेज आ रहा, ये क्या है, वी एस आ रहा, ये वी एस है, बी आर है जी, ठीक है, यहाँ बी आर आ जाएगा जो इस पे लोड पे रहेगा हमारा रिसीविंग एंड पे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको कंपनसेट, देखो यहाँ तक तो बढ़ रहा है, अगर लाइन को वोल्टेज हम बी एस दे रहे हैं लेकिन यहाँ तक तो वी आर आया। अब हमने क्या किया, हमने कहा इसके बाद ज़्यादा वोल्टेज आ रहा तो हम कुछ ना कुछ युक्ति ऐसी लगाएंगे, कुछ एलिमेंट ऐसा लगाएंगे जो इसमें जो ज़्यादा वोल्टेज है, वो उसको अपनी तरफ ले ले या यूज में ले ले, पहले ही ले ले इस लोड के पास पहुंचने से पहले। तो हमने क्या कर दिया, एक शंट रिएक्टर लगाया है। शंट रिएक्टर को क्या बोलते हैं, अब देखो, कंपनसेट करने के लिए, फेरेंट इफेक्ट को कम करने के लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्या करते हैं हम, शंट रिएक्टर का यूज करते हैं। शंट रिएक्टर को शंट इंडक्टर बोलते हैं। शंट इंडक्टर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक इंडक्टर लगा दिया, जो एक्स्ट्रा वोल्टेज होगा वो हमारा इसमें चला जाएगा और जिसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इस पे वही वोल्टेज पहुंचेगा जो हमारा दे रहे हैं हम सप्लाई, ठीक है, एक्स्ट्रा वोल्टेज इसमें चले जाए। तो सिंपल आप समझ गए होंगे, फेरांट इफेक्ट को कंपनसेट करने के लिए, सही करने या फिर कम करने के लिए, फेरांट इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, शंट रिएक्टर या शंट इंडक्टर का यूज करते हैं। लेकिन एक और युक्ति लगाते हैं, उसको बोलते हैं अंडर एक्साइटेड कंडीशन में सिंक्रोनस मोटर लगाते हैं हम। अंडर एक्साइटेड एक तो लगाते हैं, देखो, सिंक्रोनस मोटर का भी यूज करते हैं हम। सिंक्रोनस लिख देते पूरा, सिंक्रोनस मोटर का यूज करते हैं हम फेरांट इफेक्ट को कम करने के लिए। एक तो हो गया शंट रिएक्टर का यूज करते हैं, और एक करते हैं सिंक्रोनस मोटर का यूज करते हैं। अंडर एक्साइटेड कंडीशन में होना चाहिए, लेकिन देखो अंडर एक्साइटेड की कंडीशन में होना चाहिए आपका, लेकिन नो लोड पर होना चाहिए, एट नो लोड, ठीक। तो फेरांट इफेक्ट आप शॉर्ट रिवीजन करवा रहे हैं इसलिए ज़्यादा कुछ लिख नहीं रहे, ठीक है। फेरांट इफेक्ट में क्या है, मीडियम और ट्रांसमिशन लाइन में होता है। जब रिसीविंग एंड का वोल्टेज सप्लाई से ज़्यादा हो जाता है, सप्लाई एंड के वोल्टेज जितना हम दे रहे हैं उससे ज़्यादा हमें वोल्टेज मिल रहा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा फेरांट इफेक्ट में आ जाएगा। इक्विपमेंट को अगर फेरांट इफेक्ट को कम करने के लिए क्या करते हैं हम, शंट रिएक्टर इस टाइप से लगा लेते हैं, या शंट इंडक्टर बोल सकते हैं। सिंक्रोनस मोटर अंडर एक्साइटेड कंडीशन वाली यूज कर लेते हैं, नो लोड पर, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर है जी, लाइट लोड और नो लोड पर होता है ज़्यादातर। अब इसके आगे थोड़ा चलते हैं हम कि इंसुलेटर में देखते हैं थोड़ा सा। चलिए, अब यहाँ पर हमने ये बताया आपको फेरांट इफेक्ट, इसमें मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन आ रहा है, तो हम ट्रांसमिशन लाइन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, किस टाइप की हमारा ट्रांसमिशन लाइन होती है, ठीक है। तो अगर ट्रांसमिशन लाइन की अगर बात की जाए तो 3 टाइप की आपको पता है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। लेकिन ये डिवाइडेड होती हैं इनके वोल्टेज के आधार पर और इनकी डिस्टेंस के आधार पर, मतलब दूरी के आधार पर, कौन कितनी लंबी है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है। तो एक तो होता है हमारा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, सिंपल शॉर्ट में लिखते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन, यार पूरा लिखना है क्या, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, इतना लिख देते हैं, ठीक है, शॉर्ट। और दूसरा वाला होता है जो हमारा, वो होता है मीडियम, पहले पूरा तीनों लिख देते हैं, मीडियम होता है यहाँ पर, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। तीसरा आता है हमारा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, ठीक। एक तो हो रहा हमारा शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग। अगर इनको वोल्टेज के हिसाब से बांटा जाए तो सिंपल, अगर 20 kV तक देखा जाए, क्या होता है, 20 kV तक देखो इनकी वोल्टेज डिवाइडेड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वोल्टेज तो हर बुक्स में सेम है। लेकिन जो इनकी डिस्टेंस है कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कितनी है, कितने से कितनी है, इनमें कन्फ्यूजन है काफ़ी सारी बुक्स में। कोई लिख रहा, कुछ लिख रहा, कुछ बुक्स कुछ, लेकिन जो इनका वोल्टेज है वो आपका सेम रहेगा, जो सभी बुक्स में सेम है। अगर देखा जाए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, तो जो 20 kV तक रहता है इसका वोल्टेज, अप टू 20 kV, ठीक है, 20 अप टू मतलब तक, ठीक है, 20 kV मतलब 20 kV तक इसका वोल्टेज रहता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का। और आपकी मीडियम देखा जाए तो 20 kV से 100 kV, 20 kV टू 100 kV। अगर आप मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को देखा जाए तो आपका क्या रहता है, 20 kV से आपका 100 kV तक रहता है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज। अगर इसका देखा जाए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, तो इसका कितना है, 100 है, तो इसका ग्रेटर देन 100 होगा, ग्रेटर देन
100 kb। अब आप एक बात याद रखो हमेशा कि आपको मीडियम याद कर लेना है, बाकी अपने आप याद हो जाएंगे। मीडियम का अगर 200 kb से 100 kb तक है, मीडियम का आपको दिख रहा है 200 kb से 100 kb है, तो भाई शॉर्ट क्या होगा, सॉरी ये 20 kb लिखा है। अगर मीडियम का 20 kb से 100 kb तक है तो शॉर्ट का क्या होगा, 20 kb तक होगा जी, मतलब 20 kb तक होगा। और अगर 100 kb इसका मीडियम का हाईएस्ट है, 100 kb तक है, तो 100 kb से ऊपर वाला क्या कहलाएगा, वो लॉन्ग कहलाएगा भैया। ठीक है, तो 20 kb टू 100 kb या 100 kb आपको याद कर लेना है। अगर इनकी लेंथ की बात करें कौन सी कितनी, तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया जाता है। तो मैक्सिमम बुक्स में कुछ में रहता है अप टू 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर तक आपके अगर रहे तो क्या बोलेंगे उसको, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। और अगर 60 से 160 तक रहे तो आपको बोलेंगे मीडियम। 60 किलोमीटर टू 160 किलोमीटर आपकी किस लाइन को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, अगर 160 के ऊपर है, ग्रेटर देन 160, देखो ग्रेटर देन 160 किलोमीटर, अगर ग्रेटर देन है 160 किलोमीटर लेंथ अगर ग्रेटर देन 160 किलोमीटर है तो क्या बोलेंगे उसको, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, अगर आपकी 60 किलोमीटर तक है, 20 kb तक वोल्टेज, 60 किलोमीटर तक लेंथ, तो आपका क्या रहेगा, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। मीडियम में क्या है, 20 kb से 100 kb तक आपका वोल्टेज रहेगा और 60 किलोमीटर से 160 किलोमीटर तक उसकी लंबाई रहेगी। ठीक है, दूसरा है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, तो इसमें क्या है आपका जो वोल्टेज रहेगा तो ग्रेटर देन रहेगा 160 किलोमीटर। लेकिन कई बुक्स में और भी डेटा दिए हुए हैं कि इसकी जो मीडियम की, जो शॉर्ट की रहती है उसकी कितनी रहती है, अप टू 80 किलोमीटर, अप टू 80 किलोमीटर। एग्जाम में भी अलग अलग ऑप्शन आते हैं सब जगह से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, सो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की कितनी रहती है, अगर दूसरी बुक्स के अनुसार देखा जाए, अगर अलग अलग पैरामीटर है सबके, यहाँ पर 60 है, 160, 60 से 160 और यहाँ पे 160 से ज़्यादा। अगर दूसरा देखा है 80 किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए कि अगर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हमारा 80 किलोमीटर है तो दूसरी उसमें अगर आ जाएगा तो वहाँ ले लेंगे 80 से 160, क्या ले लेंगे, 80 किलोमीटर से 160, 80 किलोमीटर टू 160। और एक जगह हमने ये भी पढ़ा था कि 80 से उन्होंने 200 भी लिया था यहाँ सर, तो 80 से 200, लेकिन आपका जो वोल्टेज है वो फिक्स है हर जगह। ठीक है, तो कोई भी आप एक याद रख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको याद रखना है कि देखो 60 से 200 के बीच में अगर है, सिंपल समझ लो, अगर 60 से 200 किलो के बीच में है अगर आपका, तो वो कौन सा हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा। सिंपल, क्योंकि इसमें 60 किलोमीटर से स्टार्ट हो रहा, इसमें 160 तक जा रहा और कई बुक्स में 200 किलोमीटर तक जाता है। तो सिंपल है, आपको एक याद रख लो 60 से 160, फिर उसमें एज्यूम कर लेना आंसर के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, आंसर के अगर आंसर तो अच्छे से देते हैं वो, ताकि आप सबको समझ में आ जाता है। ठीक है, अगर इसमें लेंथ तो आपकी यही सेम रहेगी, अगर आपका ज़्यादा हो तो लेंथ इसमें 200 किलोमीटर से ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको वोल्टेज और लेंथ को याद रखना है, दोनों को याद रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। ठीक है, अगर देखा जाए कि अगर पोल के हिसाब से देखा जाए कि कौन से पोल में कितना वोल्टेज होता है, तो वो आप देख लेंगे। क्या यहाँ पर देखिए, अगर वुडन पोल की बात करते हैं, लकड़ी के पोल की बात करते हैं, पहले चलते थे लकड़ी के पोल की बात करते हैं कि लकड़ी के पोल कितने तक यूज कर सकते हैं, वुडन पोल। ठीक, वुडन पोल। दूसरा है आपका, जो वुडन होते थे, लकड़ी के पोल होते थे, एक आपके स्टील के पोल भी यूज होते थे, तो स्टील के पोल भी होते थे। अब होते कंक्रीट के, आरसीसी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं स्टील पोल। हमको ये देखना है कौन से पोल कितने वोल्टेज तक यूज करते हैं। ठीक है, और दूसरा आपका बताया हमने आरसीसी पोल, लेकिन आपने स्टील टावर भी देखे होंगे। 4 है हमारा स्टील टावर भी आपने कई जगह देखे होंगे, जो बड़े बड़े टावर्स रहते हैं, तो उनमें कितने वोल्टेज के लिए वो लगाते हैं, तो वो देखते हैं हम यहाँ पर। तो ये हमारे स्टील टावर होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम वुडन पोल से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम देखें 20 kb तक, अगर 20 kb तक देखें तो 20 kb तक हम क्या लगा सकते हैं, वुडन पोल का यूज कर सकते हैं। 20 kb इनका मैक्सिमम रहता है, अप टू 20 kb हम लकड़ी के पोल को यूज कर सकते हैं 20 kb तक के लिए। अगर इसके आगे देखा जाए तो 33 kb के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्टील के पोल का यूज कर सकते हैं। स्टील के पोल और आरसीसी पोल को कर सकते हैं 33 kb तक के लिए, अप टू 33 kb, अप टू 33
केवी मतलब 33,000 वोल्ट। 33,000 वोल्ट के लिए या 33 केवी के लिए हम स्टील के पोल का और आरसीसी पोल का यूज कर सकते हैं और करते भी हैं। अगर इसके आगे देखा जाए कि स्टील टावर को हम कहाँ तक यूज करते हैं, तो अगर 33 केवी से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 33 केवी, ग्रेटर देन 33 केवी, तो इससे ज़्यादा 33 केवी से ज़्यादा के लिए हम स्टील टावर का यूज करते हैं सिंपल। इसके बाद हम आगे इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। अगर हम ये पता करें कि हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज का ट्रांसमिशन होता है वो हाई वोल्टेज पे क्यों होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो सिंपल उसमें एक ही फंडा है कि उसमें देखो हाई वोल्टेज में ट्रांसफ़र करने के वजह से आपका क्या होता है, एक तो पावर लॉस कम होता है, ठीक है, पावर लॉस कम होता है क्योंकि हाई वोल्टेज करेंगे तो करंट आपका कम हो जाएगा। वोल्टेज हाई करेंगे, देखो वोल्टेज हाई करेंगे तो करंट आपका कम हो जाएगा, करंट से ही तो पावर लॉस होता है, आई स्क्वायर आर। तो सिंपल यहाँ पर ज़्यादा टाइम खर्च ना करते हुए पावर लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आपको ये दोनों याद रखने, पावर लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/v², ठीक है। और एरिया रहता है जो कंडक्टर का, एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/v², मतलब वोल्टेज की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया, और पावर लॉस है वोल्टेज के इन्वर्सली। अगर आप वोल्टेज ज़्यादा रखेंगे तो आपका सर्किट में क्या होगा या ट्रांसमिशन लाइन में क्या होगा, पावर लॉस कम होगा, क्योंकि अगर इसको बढ़ाएंगे, वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो पावर लॉस आपका कम होगा, और वोल्टेज को घटाएंगे तो पावर लॉस बढ़ेगा। मतलब यही है कि हाई वोल्टेज पे इसलिए करते हैं ताकि पावर लॉस, ट्रांसमिशन लाइन के जो पावर लॉस है वो कम हो, पावर का लॉस कम हो। सिंपल एक फंडा हमारा ए हो गया क्लियर, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो हमारा देखो इन्वर्सली है, इसको बढ़ाएंगे तो हमारा एरिया कम लगेगा, तार का जो एरिया है एरिया ऑफ कंडक्टर लिख सकते, एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर मतलब चालक का जो एरिया है वो कम लगेगा। सिंपल है, अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो हमारा एरिया क्या होगा, डिक्रीज हो गया, घट जाएगा। एरिया जो चालक है उसमें कम हमें मटेरियल का यूज लगेगा हमारा, ठीक है। और वोल्टेज को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा एरिया बढ़ेगा। तो सिंपल यही है, एक तो पावर लॉस का है फंडा, और दूसरा क्या है हमारा वोल्टेज का फंडा है कि अगर आप वोल्टेज को एरिया का फंडा, अगर आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो पावर लॉस कम होगा, अगर वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो जो कंडक्टर का एरिया, कंडक्टर पहले मान लो इतना लग रहा था, कम वोल्टेज था, लेकिन आपने वोल्टेज कम कर दिया तो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है, बहुत कम हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर में है ये। अगर वोल्टेज आप 2 वोल्टेज कम करेंगे तो आपका एरिया देखो स्क्वायर 4 सीधा कम होगा, ठीक है। तो ये सिंपल यही है कि अगर आप वोल्टेज को क्या रखते हैं, ज़्यादा रखते हैं तो आपका एरिया कम लगेगा, तार का या वायर का या चालक जो आप यूज कर रहे हैं उसका एरिया कम लगेगा, और दूसरा क्या बात होगा उसमें, पावर लॉस कम होगा। सिंपल अगर हम देखें कि इसके जो चालक के जो कंडक्टर, जो हमारे ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर यूज होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, किस टाइप के बने रहते हैं, तो सिंपल उसमें हम देख सकते हैं वो बने रहते हैं हमारे ACSR के, ACSR एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ठीक है। ACSR के कंडक्टर बने रहते हैं, क्यों, ACSR में क्या होता है हमारा, एक तो हमारा स्टील रहता है और एल्यूमिनियम दोनों रहते हैं। अब इसमें ये ACSR बनता है स्टील और किससे, स्टील प्लस एल्यूमिनियम, स्टील और एल्यूमिनियम से बना रहता है। अब स्टील एल्यूमिनियम से किस टाइप से बना रहता है, देखो स्टील के जो हमारे कंडक्टर होते हैं वो इसके अंदर रहते हैं वायर के, ये स्टील के कंडक्टर इसके जो ऊपर लगे रहते हैं, जो लपेटे रहते हैं इस टाइप से, वो रहते हैं एल्यूमिनियम के। जो अंदर हैं वो हो जाएंगे किसके, देखो अंदर हैं जो वो हो जाएंगे हमारे स्टील के, स्टील कंडक्टर, और जो इसके बाहर लपेटे जाते हैं वो होते हैं हमारे एल्यूमिनियम के, एल्यूमिनियम। ये स्टील और एल्यूमिनियम का क्या फंडा है ये देखिए, देखो क्या होता है, अगर हम स्टील का यूज करते हैं तो हमारा क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छा रहता है, तार हमारा जल्दी मुड़ता नहीं है, जल्दी हमारा क्या होता है, जल्दी देखो मुड़ता वगैरह नहीं है जल्दी, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं, स्टील का जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ रहती है, मतलब टूटता नहीं, टूट भी नहीं सकता, अगर आप उसको अगर ऐसे डाल देते हैं, वायर आप डालते हैं तो स्ट्रेट रहेगा, ज़्यादा झूलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी रहती है, इसलिए इसको बीच में लगाया जाता है स्टील कंडक्टर को, ठीक है। यहाँ लगाएंगे हम स्टील और ये एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इसकी मैकेनिकल जो स्ट्रेंथ रहती है, मैकेनिकल या यांत्रिक सामर्थ्य बोलते हैं हिंदी में, मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होती है, हाई होती है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होने की वजह से जल्दी मुड़ता नहीं है और आराम से हमारा डला रहता है दो पोल्स के बीच में, ठीक है। अगर एल्यूमिनियम के देखा जाए तो एल्यूमिनियम की चालकता की वजह से लेते हैं, ठीक है,
इसकी कंडक्टिविटी या चालकता की वजह से, कंडक्टिविटी या चालकता की वजह से इसको लेते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम ना ज़्यादा महंगा होता है, ठीक है, ठीक है ना, सस्ता भी नहीं होता ज़्यादा। लेकिन हमारे अदर जो कंडक्टर हैं वो, अगर आपको कंडक्टिविटी के अनुसार कंडक्टर का अगर बंटवारा किया जाए तो सबसे ज़्यादा चालकता किसकी होती है, कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है सिल्वर की। सबसे ज़्यादा अगर कंडक्टिविटी देखी जाए तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सिल्वर की। सिल्वर के बाद हमारा क्या आता है, आप बताइए क्या आ सकता है। सिल्वर के बाद कॉपर आता है हमारा, तांबा बोल सकते, तांबा, कॉपर, यहाँ पर चांदी लिख सकते हैं, चांदी, और यहाँ पर कॉपर या तांबा लिख सकते हैं, ताम्र, ठीक है। इसके बाद आता क्या आ सकता है, इसके बाद बताइए। इसके बाद आता है हमारा सोना, गोल्ड, गोल्ड। अब आप देख रहे होंगे, देखो सोना सबसे महंगा है लेकिन तीसरे नंबर पे आ रहा है, मतलब कॉपर से भी थोड़ा कम, कॉपर से भी कम रहती है इसकी कंडक्टिविटी या चालकता, कम रहती है किसकी, गोल्ड की, सोने की, और गोल्ड से कम रहती है एल्यूमिनियम की। अगर रेजिस्टेंस देखा जाए तो आप रेजिस्टेंस बता सकते हैं, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस इन चारों में सबसे ज़्यादा किस में रहता है, इसमें रहेगा सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस, फिर इसमें रहेगा, फिर इसमें, फिर इसमें, ठीक है। तो सबसे कम रेजिस्टेंस देखो इसमें रहेगा सबसे ज़्यादा, तो इसमें एल्यूमिनियम, क्योंकि इसकी चालकता सबसे कम है, जिसकी चालकता सबसे कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो देखिए रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा है, फिर इससे कम इसका है, फिर इससे कम इसका है, फिर सबसे कम इसका है। सबसे कम रेजिस्टेंस किसका है, सिल्वर का, क्योंकि इसकी चालकता सबसे ज़्यादा है। जब चालकता ज़्यादा होती है तो रेजिस्टेंस उसका कम होता है। लिख सकते हैं यहाँ पर कंडक्टिविटी या चालकता, कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, या डायरेक्टली लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी। मगर अगर आपका देखो वो कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टिविटी, अगर आपकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, अगर आपकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो आपकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, रो, रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम होगी। अगर आपकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो कंडक्टिविटी आपकी कम होगी। मतलब यही है कि सिल्वर की अगर चालकता अधिक है तो उसकी प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोधकता या प्रतिरोध क्या होगा उसका, कम होगा। सिंपल, आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं हम, देखिए इसके बाद हम आते हैं सेग। सेग अगर देखा जाए तो आपको पता है सेग क्या होता है। सेग का सिंपल, ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए, इसमें क्या होता है, अगर दो पोल्स लगे हों, इस पर एक वायर है कनेक्टेड हमारा, क्या होता है कभी कभी हमारा अधिक क्या होता है, कभी कभी गर्मियों में क्या हो जाता, इसका क्या होता है, बीच का जो स्पान है इसे झूल जाता, ये वायर कंडक्टर है झूल जाता। तो यहाँ से कंडक्टर से लेके जितना ये झूला है इसको क्या बोलते हैं, सेग बोलते हैं, ठीक है। अब सेग को अगर हम देखा जाए तो सेग का जो हमारा सेग का जो हमारा शेप रहता है वो अगर देखा जाए तो कैटेनरी रहता है, कैटेनरी। लेकिन अगर प्रैक्टिकली भाषा में देखा जाए, अगर हम डायरेक्टली ऐसा एज्यूम करें, देखें तो वो होता है पैराबोलिक, पैराबोलिक, ठीक है। तो एग्जाम में आपका पैराबोलिक या कैटेनरी आ सकता है, तो आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अगर स्ट्रिंग आइडियल शेप होता है इसका जी, आइडियली बोलते हैं, एक आइडियल फंक्शन होता है आइडियली, तो आइडियली शेप क्या होता है इसका, कैटेनरी होता है। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए, अगर हम आंखों से देखें तो क्या होता है, हमारा पैराबोलिक शेप होता है, इस टाइप से बनता है, ठीक है, इस टाइप से बना रहता है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो तार का अगर हमारा वेट क्या है, डब्लू है, यहाँ पर हमारा क्या है, इसके बीच दो पोल के बीच में अगर लेंथ हमारा एल है और हमारा ये टेंशन लग रहा है, इस साइड खिंचाव लग रहा है, टेंशन टी, ठीक है। तो इसका अगर फॉर्मूला देखा जाए तो एस बराबर सेक बराबर डब्लू एल स्क्वायर अपॉन 8t जी है। तो ये आपका क्या है, कंडक्टर का वेट है, या जो चालक लगा हुआ है उसका वेट है, कितना वेट है उसका। और ये चालक के बीच में जो दो हमारे पोल लगे हुए हैं, दो पोल लगे हुए हैं जहाँ हमारा चालक या कंडक्टर कनेक्टेड है, वहाँ उस पोल की बीच की डिस्टेंस है, लंबाई, ठीक है। अब हम ये देखते हैं, चालक की लंबाई बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से लेके चालक की लंबाई क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये तो इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये चालक का वेट हो गया डब्लू, ये दो पोल के बीच की दूरी एल, और टेंशन उनके बीच में कितना तनाव है, टेंशन है, वो हो जाएगा टी। अगर देखा जाए कि हमारा सेग किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टेंशन के। अगर आप तनाव बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेग कम हो जाएगा। मतलब आप खींचेंगे वायर को तो हमारा सेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर मतलब टेंशन बढ़ाएंगे, दो तारों को तेजी से खींच लेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, आपका टेंशन कम हो जाएगा। देखिए हम आपको बताते हैं प्रैक्टिकली। तो आपको जैसे हमने बताया कि पहले हमने इसे खींचा था तो हमारा तार क्या या वायर था वो टाइट हो गया था पूरी तरह, ठीक है। और जब हमने थोड़ा ढीला किया उसको तो इस टाइप से हो गया। तो मतलब यही है कि आप तनाव बढ़ाएंगे या उसको खींचेंगे इस टाइप से तो क्या हो जाएगा, आपका
क्या हो जाएगा, अगर तनाव बढ़ाएंगे खींचेंगे तो सेग आपका कम हो जाएगा। सेग क्या, यही झोल तो है, यही तो बोलते हैं, सेग को हिंदी में झोल बोलते हैं, ठीक है। अगर आपका तार इस टाइप से लटक जाए तो यही तो आपका सेग है, सेग बोलते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये सेग है। अब सेग के बारे में हम ज़्यादा अगर पढ़ें, ठीक है, तो स्ट्रिंग चार्ट आता है। अगर हमें सेग कंडक्टर में सेग को फाइंड करना है तो एक स्ट्रिंग चार्ट आता है, सिंपल आपको याद रखना है, ज़्यादा इसके डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं इसको। सिंपल जब हम क्लासेस प्रॉपर लेंगे उस टाइम में हम डीप में जाएंगे। तो क्या है, अब अगर हम इसको देखा जाए तो स्ट्रिंग चार्ट से हमारा फाइंडिंग सेग इन कंडक्टर, स्ट्रिंग चार्ट से क्या करते हैं हम, स्ट्रिंग चार्ट से क्या करते हैं हम, फाइंड सेग। सेग को क्या करते हैं हम, पता लगाते हैं सेग को, ठीक है। सेग को फाइंड करते हैं, या सिंपल बोल सकते हैं सेग को हम क्या करते हैं, फाइंड। किससे करते हैं, स्ट्रिंग चार्ट से। पूरी तरह से याद रखना है आपको, एग्जाम में आते हुए क्वेश्चन है, ठीक है। स्ट्रिंग चार्ट से हम क्या करते हैं, सेग को फाइंड करते हैं। सिंपल अगर आपका फुटिंग ऑफ टावर, मतलब टावर कहाँ लगना है आपका, एक टावर का एक आपने लगा दिया, एक यहाँ पर टावर, एक यहाँ पर टावर लगा दिया, तो आपको देखना है कि कहीं हमारा सेग तो नहीं आ रहा। तो सिंपल है कि सेग के हिसाब से अगर आपको देखना है कि टावर कहाँ लगेगा या फुटिंग ऑफ टावर कहाँ होगा, फुटिंग हमारा कहाँ लगेगा टावर का, तो सिंपल है उसके लिए हम सेग टेम्पलेट का यूज करते हैं। देखो दो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेग टेम्पलेट का यूज करेंगे हम क्या, फुटिंग ऑफ टावर, फाइंड फुटिंग ऑफ टावर, मतलब टावर कहाँ लगना है, फुटिंग ऑफ टावर, टावर कहाँ लगना है, ये हम क्या करेंगे, सेग टेम्पलेट से फाइंड करेंगे। स्ट्रिंग चार्ट से क्या करेंगे, हम सेग को फाइंड करेंगे। सिंपल, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर इसके आगे हम बात करी जाए तो हमारा टू पोर्ट नेटवर्क में आप आते हैं। टू पोर्ट नेटवर्क में आप देखेंगे कि सिंपल हमारा क्या होता है, एक सेमेट्री होता है हमारा, सेमेट्रिकल फंक्शन, एक रेसिप्रोसिटी होता है। देखो क्या होता है, सिंपल वी एस होता है एक हमारा, वी एस इक्वल्स टू होता है ए वी आर प्लस बी आई आर, लिख सकते हैं वी एस इक्वल्स टू ए वी आर प्लस बी आई आर, ठीक। और हमारा वी आर होता है, सिंपल वी आर होता है हमारा, आई वी आर तो हमने यहाँ ले लिया ना, आई एस, जिस सप्लाई वोल्टेज हो गया और सप्लाई करंट, दो ही टर्म देखते हैं हम। सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट इस टाइप से रहता है हमारा, तो आई एस हो जाएगा सी बी आर प्लस बी आई आर, डी हो जाएगा, सी यहाँ पर ले लेंगे, डी यहाँ पर, क्यों ए बी सी डी पैरामीटर ले रहे हैं तो सी वी आर हो जाएगा, और इसमें अगर डी के साथ लेंगे तो डी आई आर हो जाएगा हमारा यहाँ पर। सिंपल, तो सिंपल अगर जो हमारा इस टाइप से आया, अगर हम इसमें देखा जाए कोई ए, अगर ए को फाइंड करेंगे तो आपको पता है कि इसको हम जीरो रख लेंगे, ए को फाइंड करेंगे तो वी एस अपॉन बी आर आ जाएगा। अब जब बी को फाइंड करना है तो इसको जीरो रखेंगे, बी आर रिसीविंग वोल्टेज को जीरो रखेंगे, तो आपको प्रोसेस पता है। तो सिंपल इसमें ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए ए बी सी डी पैरामीटर का सीधा यूनिट लिखते हैं हम, ए बी सी डी पैरामीटर का ये यूनिट होता है कि अगर आप बी ए निकालें तो आप इस टर्म को जीरो करेंगे। अब कैसे करेंगे, आई आर करंट जीरो कर देंगे, ठीक है। तो अगर इसमें निकालें, ए निकालें तो बी एस अपॉन वी आर आ जाएगा, वोल्ट दो नहीं रहेंगी तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा। देखो हम समझाते हैं, वी एस बराबर ए वी आर है, और इसमें आप इस टर्म को जीरो करेंगे तो सिंपल ऐसा आ जाएगा, ए इक्वल्स टू वी एस अपॉन वी आर, और यहाँ पर आई आर क्या रहेगा, जीरो, तभी ऐसा आएगा, ठीक है। आई आर जीरो रहेगा। अब ये बोल्ट है, ये बोल्ट है, दोनों बोल्ट रहेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यूनिट लेस हो जाएगा। ये क्या होगा, यूनिट लेस, कोई यूनिट नहीं रहेगी इसकी। अगर आप बी में देखें तो आपको इस टर्म को जीरो करना पड़ेगा, तो हम बी आर को जीरो करेंगे। देखो वी बी इक्वल्स टू क्या आई आर है इस टाइप भी, तो वी एस अपॉन आई आर कर सकते हैं हम, और इसमें क्या जीरो करना है, वी आर बराबर जीरो करना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये बोल्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, बोल्ट और करंट, ठीक है। आपको पता है वी इक्वल्स टू आई आर होता है, और वी अपॉन आई कर देंगे तो आर निकलता है, आर का यूनिट क्या होता है, ओम। तो जब वोल्टेज बटे करंट, देखो वोल्टेज वोल्ट अपॉन एम्पियर रहेगा तो आपका क्या आ जाएगा यूनिट, ओम, तो इसका क्या आ जाएगा, ओम। अब इसके आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम सी निकालेंगे तो आई आर को फिर जीरो करेंगे, इस वाले टर्म को जीरो करना है तो आई आर को कर सकते जीरो, आई आर जीरो हो जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा डी से, तो जीरो पूरा टर्म हो जाएगा। हम देखते हैं क्या, आई एस बटे आई आर बराबर सी, तो बी आर आएगा यहाँ पर, ये तो डी वाला कर रहे थे हम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो सी इक्वल्स टू आई एस अपन बी आर। अब ये देखो आप, ये क्या है, एम्पियर, और ये है बोल्ट, ये एम्पियर, ये है बोल्ट। आपका आपने पढ़ा था वी अपॉन आई बराबर क्या होता है, आर होता है, आर का यूनिट ओम होता है।
अब आप तो उल्टा पढ़ रहे हैं, आई अपॉन वी पढ़ रहे हैं, तो 1/r हो जाएगा। तो ओम था तो ओम इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, 1/ओम हो जाएगा, मतलब ओम इनवर्स। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स, या मेहो बोल सकते हैं, इस टाइप से मेहो लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है ओम इनवर्स लिखते हैं। अब देख सकते हैं आप इसका क्या है, इसमें क्या जीरो किया था, आई आर बराबर इसमें जीरो किया था, ठीक है। अगर हम देखा जाए यहाँ पर डी को निकालें, तो डी को हम सिंपल निकाल सकते हैं कैसे, डी इक्वल्स टू क्या होगा, आई एस अपॉन आई आर, आई एस अपॉन आई आर, लेकिन बी आर क्या रखेंगे हम यहाँ पर, जीरो रखेंगे, सिंपल यही है। अब एम्पियर ए बी कट जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगी, यूनिटलेस। अब आपको निकल के क्या आया, आपको ये याद करना है, आपको ये निकल के आया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि ए की जो यूनिट होती है वो कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस होता है ए, डी हमारा यूनिट लेस रहता है, और सिंपल बी और सी क्या रहेगा हमारा, बी और सी क्या रहेगा हमारा, यूनिट रहेगी उसमें। इस क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, इसके बाद हम एक और वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें आधा हमारा हो जाएगा क्लास। लेकिन एक सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी देख लेते हैं कि सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी क्या होता है, कि जब हमारा ए बराबर डी होता है तो ये कंडीशन क्या होती है हमारा, सिमेट्री की कंडीशन। ये सिमेट्री कंडीशन आती है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि सिमेट्री कंडीशन कौन होती है। और जब ए डी माइनस बी सी होता है, ए डी माइनस बी सी देख रहे होंगे आप, ए बी सी इस टाइप से निकला आएगा, डी बी डी, ठीक है। तो ए डी माइनस बी सी होता है, तो इसका अगर वैल्यू निकाला जाए तो बन आएगा, अगर ए डी माइनस बी सी का अगर वैल्यू बना है तो ये हो जाएगा रेसिप्रोसिटी। क्या हो जाएगा आपका, रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोसिटी। और रेसिप्रोसिटी की एक और आ जाती है इस टाइप से, अगर लिखा आ जाए इस टाइप से, मतलब यही है, ए आ जाए यहाँ पर लिखा, और आपका बी आ जाए, सी आ जाए और डी आ जाए, ए बी सी डी इस टाइप से लिखा आ जाए, और इसको अगर हम जीरो के सॉरी 1 इसमें बना रहा था, ए डी माइनस बी सी इस टाइप से 1 के अगर इक्वल कर दें तो ये भी कंडीशन किसकी हमारी, रेसिप्रोसिटी की, यहाँ लिख देते और ए बी सी डी बराबर 1, ठीक है। और इसके आगे अगर देखा जाए तो इसके आगे तो है तो बहुत मटेरियल, लेकिन हम करवाएंगे इसके जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी उसमें कुछ उसमें करवा देंगे, 3-4 पार्ट में आपका पूरा पावर सिस्टम फिनिश कर देंगे। थैंक यू।